तो आप नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी बड़ी अजीब कहानी है। एक आदमी पूरी जिंदगी कमाता है किसके लिए? अपने परिवार के लिए। एक पिता अपने माँ बाप से दुश्मनी ले लेता है अपने बेटे के लिए। अपने माँ बाप को छोड़ देता है एक पिता अपने बच्चे के लिए। दिन भर अपने आप को थकाता है, दिन भर मेहनत करता है, न जाने कौन से ऐसे काम वो करने को तैयार हो जाता है जो शायद अपनी जवानी में वो ना करे। लेकिन बात जब अपने बच्चों पे आए तो आदमी कोशिश करता है कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे, अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी दे। जिंदगी भर मेहनत करे और मेहनत करने के बाद उसको क्या हासिल होता है? धोखा, मौत, बदनामी, बेइज्जती। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। कुछ दिन पहले आपने अतुल सुभाष का केस देखा, उसके बाद आपने मानव शर्मा का केस देखा, और आए दिन ऐसे ऐसे केस निकल के सामने आते जिसको जब आप जानेंगे हैरान हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहले आप पूरी कहानी सुनिए। ये कहानी है महाराष्ट्र के शामली की। इसी शामली में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के मुखिया थे बाबूराव, उनकी पत्नी वनिता और उनका बेटा था तेजस। तीनों ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। बाबूराव अपनी फैमिली के उज्जवल भविष्य के लिए, आमतौर पे हर परिवार आजकल यही करता है कि जैसे ही थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो, शादी हो, तो सबसे पहले आदमी अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाकी लोगों को छोड़ता है, पूरे परिवार को छोड़ के दूसरी जिंदगी शुरू करता है। दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है कि यार अपने बच्चे को मैं कौन से अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं। पत्नी अलग कान भरती हैं कि यार गांव में नहीं रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। और ऐसे हाल में फिर आदमी अपने सगे संबंधियों को छोड़ के अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए बाहर चला जाता है। बाबूराव ने भी ठीक यही किया। अपने भाई और तमाम सगे संबंधियों को छोड़ा और छोड़ने के बाद दूसरी जगह रहने लगा। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, बेटा आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान पिछले महीने की बात है, 10 फरवरी साल 2025 को अचानक से तेजस जो था भागता हुआ अपने चाचा के पास आता है। आने के बाद कहता है कि चाचा पापा का एक्सीडेंट हो गया। चाचा जब ये बात सुनने के बाद बदहवास पूछता है कहाँ बेटा? ये बताता है कि जो मीरज पंढरपुर हाईवे है वहां पे। फौरन चाचा अपने भतीजे के साथ उस जगह पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखता है कि उसका बड़ा भाई यानी बाबूराव सड़क किनारे पड़ा है, सर से खून निकल रहा। फौरन अपने भाई को गाड़ी में डालता है। डालने के बाद हॉस्पिटल लेके जाता है, सरकारी हॉस्पिटल। जैसे लेके पहुंचता है, डॉक्टरों से कहता है कि साहब इमरजेंसी है, इलाज कीजिए। डॉक्टर हाथ लगाते हैं, लेकिन शायद तब तक लेट हो चुका था। अब क्या? डॉक्टरों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस आती है, पूरा परिवार एक झटके में बिखर गया। चूंकि परिवार के जो मुखिया थे बाबूराव, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। पुलिस आती है, आने के बाद पूछती है क्या हुआ। डॉक्टर बताते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब चूंकि पुलिस के पास एक मजबूरी होती है, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे मर्डर हो, चाहे सुसाइड हो, पुलिस को बाकायदा एक रीजन और आला कत्ल जरूर दिखाना होता है, यानी जिस चीज से उस आदमी की जान गई। अब यहां भी पुलिस की मजबूरी थी कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट कैसे हुआ, कौन सी गाड़ी से हुआ, इसके बारे में बताना था, लिखना था, तब यह मामला क्लोज होता। लिहाजा पुलिस वालों ने सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि क्या हुआ। परिवार वालों ने बताया कि भाई सूचना मिली, इसी मीरज पंढरपुर हाईवे के पास ये पड़े थे, सर पे चोट लगी थी, हम लेकिन इनके हॉस्पिटल आए, लेकिन फिर तब तक लेट हो गया था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद अब एक ही चीज़ दिमाग में आई कि शायद कोई भारी वाहन था, चाहे ट्रक, चाहे टाटा मैजिक, डेसियम, उसने ठोक दिया, उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब यहाँ दो चीज़ें थी।
अभी ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये तो कहने सुनने में आसान है, लेकिन पुलिस को एक नंबर चाहिए था कि आखिर कौन सी गाड़ी ने ठोका। सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करवाया जाए, उस गाड़ी के रिकॉर्ड में एक्सीडेंटल दिखाया जाए, और अगर इनका कोई इंश्योरेंस वगैरह हो तो फिर पैसे दिलवाने के लिए भी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। कुल मिला जुला के जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका पता लगना काफ़ी ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस वालों ने आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया। अब जब आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया तो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं दिखी जो बड़ी स्पीड में गई हो, घबराई हुई हो, यानी उसका ड्राइवर घबराते हुए गाड़ी बड़ी तेजी के साथ ओवर स्पीडिंग कर रहा हो। पुलिस वालों ने कहा कि ये क्या है, इसका मतलब जो गाड़ी थी कहीं लोकल की थी और एक्सीडेंट करने के बाद मुड़ गई आपस में ही कहीं किसी मोड़ पे, किसी कट पे। पुलिस वालों ने और पता किया और आसपास के कैमरे खंगाले। जब और आसपास के कैमरे खंगाले तो एक और चीज पता चली। दरअसल एक कैमरे में न जाने कैसे एक शख्स कुछ पहचाना पहचाना सा दिखता है। पुलिस वालों ने उस मरने वाले बाबूराव के भाई को दिखाया, कहा कि इसको आप जानते हैं? चाचा ने कहा कि अरे साहब ये तो तेजस है, यानी बाबूराव का बेटा। अब पुलिस वालों ने कहा कि जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां तेजस थोड़ी देर पहले कैसे? अब पुलिस वालों का दिमाग थोड़ा सा फिरता है। थोड़ा सा और चेक किया तो पता चला तेजस के साथ एक और शख्स था जिसका नाम था भीमराव। इसके बारे में पूछा गया तो पता चला ये तो बाबूराव का पड़ोसी ही था। अब एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट वाले रास्ते पे 10 मिनट पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका पड़ोसी, उसका बेटा दोनों मौजूद। ये क्या है? थोड़ी सी कॉल डिटेल और तमाम और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया कि देखिए सबकी लोकेशन क्या थी। जब ये निकाला तब पता चला कि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे उसी टाइम पे इन दोनों की मौजूदगी थी। अब पुलिस की शक की सुई घूम गई। उन्होंने तेजस से भी पूछताछ की, भीमराव से भी पूछताछ की। अच्छा, जब कॉल डिटेल निकाली तेजस की तो पता चला उस टाइम इसने अपनी मां यानी वनिता को फोन किया था। पुलिस के शक की सुई वनिता पे भी गई। उन्होंने कहा इससे भी पूछताछ करते हैं। वनिता और तेजस दोनों से पूछताछ हुई, इधर भीमराव से भी पूछताछ हुई। जब सबसे पूछताछ हुई तो शुरुआत में तो तीनों ने ठीक ठाक जवाब दिया, नॉर्मल जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ इंटेंस होती गई, जैसे जैसे पूछताछ का रवैया थोड़ा सा सख्त हुआ, वनिता अलग कुछ बोल रही, तेजस कुछ और बोल रहा, भीमराव पूरा घबरा ही गया। अब पुलिस वालों ने कहा दाल में कुछ काला है। अब पुलिस वालों ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, दोस्ती का। पुलिस वालों ने बारी बारी से तीनों से दोस्ती करनी शुरू की और कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम तो निर्दोष हो, तुम्हारा यह प्लान भी नहीं था, लेकिन अब तेजस का प्लान था या वनिता का? भीमराव से कहा कि ये तुम बता दो। वनिता से कहा कि तुम तो महिला हो, तुम बच जाओगी, तुमको हम बचा भी लेंगे। तेजस ने क्या प्लान बनाया था वो तुम बता दो। अच्छा, तेजस पूरा फंस चुका है। तेजस से कहा कि यार तुम तो बेटे हो, तुम्हारे साथ सिंपैथी है, तुमको हम छोड़ देंगे, लेकिन पड़ोसी और तुम्हारी मां का क्या प्लान था वो बता दो, तुम बच जाओगे। अब तीनों को जब बारी बारी टटोलना शुरू किया गया तब तीनों ने अपना मुंह खोला और एक दूसरे को फंसा के खुद बचने के चक्कर में इन्होंने पूरी कहानी बता दी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले बाबू एक ठीक ठाक व्यापारी था, ठीक ठाक कारोबारी था, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी, बिजनेस में अचानक से घाटा होने लगा। आए दिन लॉस, रिकवर करने जाए और लॉस हो जाए। धीरे धीरे इसने कर्ज लेना शुरू किया, कर्ज भी नहीं चुका पाया। फिर इसने लोन लेना शुरू किया, लोन भी ये नहीं चुका पाया। धीरे धीरे करके अब इसके ऊपर कर्जा लगभग 50 लाख के करीब हो गया। अब 50 लाख के करीब कर्जा और आसपास में कोई ऐसा बचा ही नहीं जिससे इसने कर्जा ना लिया हो। लिहाजा सभी लोग इससे पैसे मांगते, लिहाजा इसकी पत्नी से कहते कि तुम पैसा चुकाओ, तुम पैसे दो। अब ये तमाम चीज़ें जब चलती रही
तो धीरे 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 लोगों का जो जमावड़ा था वो घर पे आए दिन इकट्ठा होता। आए दिन लोग इससे कहते कि तुम पैसे दो, ये नहीं होता। इसके बच्चे से पूछते, इसकी बीबी से पूछते कि बाबू राव कहाँ है, उससे बोलो पैसा दे। पत्नी को भी बड़ी बेइज्जती लगती, बेटे को भी बड़ी बेइज्जती लगती है। इन्होंने बाबू राव को धीरे धीरे भला बुरा कहना शुरू किया कि तुम्हारे चक्कर में इतनी बदनामी हो रही, इतनी बेइज्जती हो रही। बाबू राव ने भी अब लड़ना झगड़ना शुरू किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा, पैसा मुझसे लिया है, तुम क्यों परेशान हो। इसी दौरान पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि यार तुम्हारे पापा गजब हैं, 1 करोड़ एक जगह और बाकी कुछ लाख एक जगह। हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है, बीमा भी करा रखा है। 1 करोड़ का बीमा है, न जाने क्यों ये मर जाते तो सब ठीक हो जाता। तो शुरुआत में माँ ने ये बात बोली, बेटे ने डांट के चुप कराया, माँ कैसी बातें बोल रही हो। लेकिन रात भर फिर बेटा सोचता रहा कि यार बात तो ठीक है, ये जिंदा रहेंगे तो लगातार कर्जदार आएंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, हम कहाँ कहाँ बताएं, मर जाते ठीक रहता। अब बेटा और माँ दोनों ये जुगाड़ लगाने लगे कि कैसे इनके पति और इनके पिता की मौत हो। आए दिन ये अपने पिता के मरने की दुआ मांगते हैं। कभी कभार तो वनिता ने बाबूराव से कहा भी कि इससे अच्छा तो तुम मर जाते, कर्जा भी उतर जाता 50 लाख में, और बाकी जो 50-60 लाख मिलते उससे हमारी ज़िंदगी सुधर जाती। इन्होंने ब्रेन वॉश करना शुरू किया बाबूराव का। जैसे LIC वाले मरने के फ़ायदे समझाते हैं, सेम इन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो जीते जी तुमने कुछ किया नहीं, बेटे की शादी करनी है, कौन अपनी बिटिया ऐसे घर में देगा जहां 50 लाख का कर्जा हो। मेरे भी कुछ शौक हैं, अच्छा तुम ये कर्जा चुका नहीं पाओगे, मुकदमा होगा, जेल जाओगे ही, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, हमारी ना करो। पति ने सोचा यार बात तो ठीक है। उसने कहा क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। पत्नी ने कहा क्या करोगे, अगर तुम अपनी जान दे दो तो बस सारा पैसा एक बार में मिल जाएगा, 50 लाख तुम्हारे नाम से हम कर्जा चुका देंगे, मरने के बाद लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, 50 लाख में हम घर बनवा लेंगे, शादी करवा देंगे, बिजनेस खोल देंगे। लगातार ये बात जब पत्नी बोलती रही, बेटा भी बोलता रहा। पति को लग गया कि यार अब जब पत्नी बेटा यही लोग चाहने लगे कि मैं मर जाऊं, मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मर जाता हूं। प्लान बनाया गया कि चलो 10 तारीख को हाईवे पे चलेंगे, ट्रक के आगे कूद जाएंगे, एक्सीडेंटल डेथ होनी चाहिए, सुसाइड करेंगे तो मामला फंस जाएगा। प्लान बना, घर वालों से विदा लेके, पत्नी से विदा लेके कि मरने जा रहा हूं, बेटे के साथ और अपने पड़ोसी भीमराव के साथ गया। जब स्पॉट पे पहुंचा, इतनी तेज स्पीड में गाड़ियां आ रही थी, देखा और डर गया। सोचा कितना दर्द होगा, क्या करेंगे, पता नहीं मरूं या ना मरूं, हड्डी गुड्डी टूट जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा, दर्द से कलसता रहूंगा। डर गया पिता। उसने कहा भाई मेरे में हिम्मत नहीं है। अब मेन मौके पे जब बाबूराव ने कहा कि मेरे में हिम्मत नहीं है, जो तेजस था सगा बेटा, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ से कहा कि माँ ऐसा है, पापा पीछे हट रहे हैं। सगी पत्नी क्या बोलती है वो सुनिए। सगी पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम लोग मार दो, और ऐसा मारना कि एक्सीडेंट लगे। बेटा चौंक जाता है, कहता है कि क्या बोल रही हैं। उसने कहा और कोई चारा नहीं, ये दोबारा मरने की कोशिश भी नहीं करेगा, ये डर चुका है, और बार बार हम क्यों परेशान हो, मार के ख़त्म करो। बाहर पिता खड़ा था, अंदर फ़ोन गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट था। भीमराव और तेजस दोनों ये बात सुनते हैं, यानी पड़ोसी और बेटा दोनों राजी। मामला 1 करोड़ का था। बाहर निकलते हैं, अपने पिता को आखिरी बार गले लगाते हैं, उसके बाद उसका सर डिवाइडर से टकरा देते हैं और इतनी जोर जोर से लड़ाते हैं कि वहीं उसके पिता की मौत हो जाती है। मरने के बाद एक गाड़ी के आगे फेंकने की कोशिश करते हैं। आदमी पहले ही मरा था, सड़क पे घिसरा जाता है। उसके बाद थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, जब इत्मीनान हो जाता है, नब्ज़ वगैरह लोग टटोल लेते हैं कि हाँ अब ये दुनिया में नहीं है, ख़त्म कहानी। तो फिर ये लोग चाचा के पास जाते हैं
लेकिन इन्होंने टर्मोलॉजी शायद सही से पढ़ी ही नहीं थी कि एक्सीडेंटल केस में ऐसी ही चीज़ें होती है कि पहले एक गाड़ी चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ से है, क्योंकि बीमा कंपनी 1 करोड़ देने से पहले 1000 तरीके से पड़ताल करेगी, और यहीं ये लोग फंस गए। तो आप सोचिए, आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रुपया है, गाड़ी है, गड्डियां हैं, बैंक बैलेंस है, आपकी पत्नी आपकी पूजा करेगी, आपका बेटा पैर दबाएगा, पैसा नहीं है तो फिर आप किस काम के? यहाँ पत्नी और बेटा मिलके आपके मरने के फायदे तक समझा सकते हैं कि पापा आप मर जाओ, बेटा आप मर जाओ। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे ये इस जनरेशन की कमी है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिता की उम्र है लगभग 58 साल थी रिकॉर्ड्स की माने, तो बेटा भी लगभग 30 साल का होगा, क्योंकि तब के टाइम में 25 साल पे बेटा हो जाता था, चलिए मैं 28 पे मान लेता हूँ। तो 30 साल का बेटा आज की जनरेशन तो होगा नहीं, 99 वाला टाइम होगा, 90 के दशक। तो उसने ढिबरी भी देखी थी, उसने लालटेन भी देखी थी, उसने गुरुजी से छड़ी वाली मार भी खाई थी, उसने वो चाचा दादा वाला तमाम मामला भी देखा था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान देखा था, झोपड़ियां देखी थी। ये उस दौर का बच्चा था। लेकिन उस दौर के बच्चे को इस दौर की हरकतें करने में कितना वक्त लगा? पैसा आज के टाइम में इतना कीमती है कि अगर वो नहीं है आप किसी काम के नहीं है। लोग आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, जब उनको लग जाएगा कि वो आपसे पैसे नहीं निकलवा सकते आपकी मर्जी के बिना, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामला, ये लाइन तलाक पे एप्लीकेबल होती है। जब पत्नी को लगता है कि वो पैसे नहीं ले सकती, या फिर आपने ऐसे केसेस फंसा रखे हैं, अपने पैसे को ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रखा है कि आप चाहकर भी किसी को ऐसे पैसे नहीं उड़ाने को दे सकते, वो भी आपसे लूट नहीं सकता, तब तो आपकी इज्जत है। और जहां ये मिल गया मौका कि इनके पास बहुत पैसा और इनके बाद अचानक से सारा पैसा मेरे हाथ में आएगा, मेरे कंट्रोल में, फिर आपकी जान भी ली जा सकती है। और यही इस दुनिया का दस्तूर है। वो शायद फिल्मों और कहानियों में होता था, आज के टाइम में ये चीज़ें ख़त्म हो गई। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।